हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक एनवायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर हमने एयर और वाटर के पोल्यूशन के बारे में बात की थी। चलो अब आ जाते हैं सॉलिड वेस्ट पे। सॉलिड वेस्ट रेफर टू एवरीथिंग दैट गोज आउट इन ट्रैश। जो भी कूड़ा हमारे घरों से निकल रहा है ये सारा सॉलिड वेस्ट होता है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज, स्टोर्स, schools, hospitals, etc. that are collected and disposed by the municipality. Municipal solid waste generally comprise paper, food waste, plastic, glass, metal, rubber, leather, textile, etc. Burning reduces the volume of the waste, although it is generally not burnt to completion, and open dumps often serve as a breeding ground for rats and flies. अब हमारे घर से डेली कितना ज़रा कूड़ा निकलता है, पूरी पन्नियाँ भर भर के हमारे हाउस होल्ड्स में जो है कूड़ा जनरेट हो रहा है। लेकिन कोई भी गार्बेज जनरेट करते समय, किसी भी चीज़ को यूज़ करते समय, क्या हम ये सोचते हैं कि ये अल्टीमेटली कहाँ पर पहुँचेगा, इसका फेट क्या होगा और इसका क्या इफेक्ट होगा हमारे एनवायरनमेंट पे। तो ये चैप्टर पढ़ाने का बेसिकली आपको यही पर्पस है कि कोई भी काम करते समय, किसी भी रिसोर्स को यूज़ करते समय हम थोड़े माइंडफुल रहें, हम थोड़ा सोच पाएँ कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है और इसका क्या इफेक्ट हमारी एनवायरनमेंट पर, हमारे सराउंडिंग्स पर पड़ सकता है। तो बिल्कुल गार्बेज जनरेशन भी वैसा ही है। इतनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतने सारे लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, इतनी डेंसली पॉपुलेटेड है और हर घर से कूड़ा तो निकलता ही निकलता है। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन खूब सारा गार्बेज जनरेट कर रही है और अब हमें समझ ये नहीं आ पा रहा है कि इस गार्बेज का ट्रीटमेंट कैसे करें, इसका डिस्पोजल कैसे करें, बिकॉज द अमाउंट ऑफ गार्बेज दैट इज प्रोड्यूस्ड, द वॉल्यूम ऑफ गार्बेज दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज वेरी हाई। तो हम इसको जला सकते हैं, जलाने से इसकी वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन इस तरह से बर्न करके अगर जो भी हमारा बाद में बच जाता है जलाने के बाद, उसको जब एक ओपन डंप के अंदर हम डालते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल गंदगी मच जाती है। मक्खियाँ, चूहे, रैट्स, फ्लाइज, इस तरह के गंदे गंदे एनिमल्स वहाँ पर थ्राइव करने लगते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन हमारे पास होता है सैनिटरी लैंडफिल्स का। Sanitary landfills were adopted as a substitute for open burning dumps. In a sanitary landfill, waste are dumped in a depression or trench after compaction and covered with dirt every day. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक गड्ढे के अंदर कूड़े को डाल के और उसके ऊपर से मिट्टी से कवर कर रहे हैं ताकि जो भी ये एनिमल्स हैं जो गंदगी मचाते हैं ये उस कूड़े तक ना पहुंच पाएं, ये उससे अट्रैक्ट ना हो, इसीलिए उसको ऊपर से कवर कर देते हैं। But landfills are also not really much of a solution since amount of garbage generation, especially in the metros, has increased so much that these sites are getting filled too. अब landfill की भी एक लिमिट है, उसमें हम कूड़ा जब भरते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली वहाँ पर भी और कूड़ा डिस्पोज करने के लिए जगह नहीं बचेगी। So the landfills are also getting filled. Also, there's a danger of seepage of chemicals from these landfills, polluting the underground water resources. अब ज़मीन के नीचे क्या है, हमारा ग्राउंड वाटर है, और अगर हम ज़मीन में बहुत सारा कूड़ा, बिल्कुल टॉक्सिक वेस्ट भरते चले जाएंगे तो इसमें से कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस तो नीचे भी ग्राउंड वाटर तक पहुँचेंगे और ग्राउंड वाटर हमारा पल्यूट हो जाएगा। तो काफ़ी सारे रिस्क है। गार्बेज के प्रॉपर डिस्पोजल की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस गार्बेज में से कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस गलत जगह पहुँचते हैं तो वेरेवर दे एंड अप दे are going to affect the environment very badly. A solution to all this can only be in human beings becoming more sensitive to these environment issues. अब इतना ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ गार्बेज क्यों जनरेट हो रहा है? अगर ह्यूमन बींग्स एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाना चाहें, अगर ह्यूमन बींग्स सोच लें कि हमें इतना गार्बेज जनरेट नहीं करना है, तो लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाकर अपनी चॉइसेस की वजह से हम गार्बेज का अमाउंट रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऑल वेस्ट दैट वी जनरेट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स: बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो 3 तरह से हम अगर कैटेगरीज में गार्बेज को बांट देते हैं तो इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट ऑल गार्बेज जनरेटेड इज सॉर्टेड. What can be used or recycled should be separated out. Our kabadiwalas and rag pickers do a great job of separation of materials for recycling. The biodegradable materials can be put into deep pits in the ground and be left for natural breakdown. तो biodegradable यानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको नेचर की फोर्सेस ब्रेक डाउन कर सकती हैं। नेचर में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं वो इस सब्सटेंस को डिग्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ हमारे गार्बेज में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि नेचर की फोर्सेस उनका ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगी और वो हमारे एनवायरनमेंट में अक्यूमुलेट होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे। द नीड टू रिड्यूस आवर गार्बेज generation should be a prime goal. Instead, we are increasing the use of non-biodegradable products. Just pick any ready-made packet of any good quality eatable, जैसे कि एक बिस्किट भी आप ले रहे हो. Study the packaging. Do you see the number of protective layers used? Note that at least one of the layers is plastic. तो जो भी हम खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, हम बिस्किट्स खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, सारी चीज़ें प्लास्टिक में ही लिपटी हुई आती हैं. We have started packaging even our daily use products like milk and water in polybags. In cities, fruits and vegetables can be brought
packed in beautiful polystyrene and plastic packaging. We pay so much, and what do? We contribute heavily to environmental pollution. State governments across the country are trying to push for reduction in use of plastics. Plastics हम लोगों को एक इतनी कन्वीनियंट चीज़ मिल गई है, कोई भी चीज़ हम पन्नी में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, और हमारी आदत में भी आ गया है कि पॉलीथीन को यूज़ करें. लेकिन असल में अब जब हम रियलाइज़ कर चुके हैं कि एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल है, तो हमें रियलाइज़ करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए, प्लास्टिक्स के यूज़ को लिमिट करना चाहिए, कम करना चाहिए. लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है. देखो कितनी बार हम सुनते हैं कि प्लास्टिक बैन हो गया है, इस स्टेट की गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया है, देश की गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया है, लेकिन अल्टीमेटली वो इतना चलन में आ गया है, लोग उसको इतना यूज़ करने लगे और इतना कन्वीनियंट होता है उसमें कोई भी सामान स्टोर करना या उसमें सामान रखना कि वो लोगों के लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन चुका है, हट नहीं पा रहा है. तो प्लास्टिक वेस्ट भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में जो है जनरेट होता है. और सबसे बुरी बात इसकी ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. प्लास्टिक्स जो हैं वो कभी गलेंगे नहीं, नेचुरल हमारे इकोसिस्टम्स के अंदर परसिस्ट करते रहेंगे, वहीं के वहीं पड़े रहेंगे और उसको डिग्रेड करते रहेंगे. सो बिकॉज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक वेस्ट इज़ इवन मोर हार्मफुल. So state governments across the country are trying to push for reduction in use of plastics and use of eco-friendly packaging. We can do our bit by carrying cloth or natural fiber carry bags when we go shopping and by refusing polythene bags. Hospitals generate hazardous waste that contain disinfectants and other harmful chemicals and also pathogenic microorganisms. तो हॉस्पिटल्स में से जो वेस्ट जनरेट होता है उसमें तो बहुत सारे जर्म्स भी होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं. Such waste also require careful treatment and disposal. The use of incinerators is crucial for disposal of hospital waste. Incinerator मतलब एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर वेस्ट को पूरी तरह से जला दिया जाता है ताकि इसके अंदर कोई भी जर्म्स हों, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हों तो आगे वो हार्म क्रिएट ना कर पाए. Irreparable computers and other electronic goods are known as e-waste. E-waste are buried in landfills or incinerated. तो इसको भी या तो लैंडफिल में डाल दिया जाता है या इंसिनरेशन की जाती है. इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, सोचो आपके ईयरफोन्स ख़राब हो जाते हैं, मोबाइल ख़राब हो जाता है, चार्जर ख़राब हो जाता है, पुराने लैपटॉप्स, पुराने कंप्यूटर्स, ये सारी की सारी चीज़ें ई-वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं. Over half of the e-waste generated by the developed world are exported to developing countries, mainly China, India and Pakistan. तो ज़्यादातर जो ये e-waste है खुद डिस्पोज करने के बजाय इनको डेवलपिंग कंट्रीज़ में भेज दिया जाता है, where metals like copper, iron, silicon, nickel and gold are recovered during the recycling process. तो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें आके इन ई-वेस्ट को रिसाइकल करके इसमें से जो भी यूज़फुल सामान है उसको रिकवर कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है. Unlike developed countries which have specifically built facilities for recycling of e-waste, recycling in developing countries often involves manual participation, thus exposing workers to toxic substances present in the e-waste. Recycling is the only solution for treatment of e-waste, provided it is carried out in an environmental friendly manner. तो ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हम यूज़ करते हैं, जब ये ख़राब हो जाते हैं, फिक जाते हैं, हम सोचते नहीं हैं कि ये कहाँ जाएंगे, लेकिन असल में इन इलेक्ट्रॉनिक्स को रिसाइकल करना और इस वेस्ट को डिस्पोज करना और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक मेटल्स हमको मिलते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये काम मैनुअली किया जा रहा है, लोग खुद कर रहे हैं. सो इट कैन ऑल्सो कॉज हार्म टू द पीपल दैट आर इन्वॉल्व इन दिस वर्क. तो ऐसे ही प्लास्टिक वेस्ट के लिए भी एक केस स्टडी आपको दी हुई है कि प्लास्टिक वेस्ट को कैसे बैंगलोर में मैनेज करने का एक तरीका निकाला था एक एंटरप्रेन्योर ने. तो इसको पढ़ सकते हो. यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट को रोड्स बनाने के लिए इन्होंने यूज़ किया था. तो दोनों तरह से हमारे एडवांटेज हो गई कि प्लास्टिक वेस्ट भी हम डिस्पोज कर पा रहे हैं और उसको किसी यूज़फुल काम के लिए भी हम लगा पा रहे हैं. ठीक है. इसके बाद सॉलिड वेस्ट के बाद आ जाते हैं एग्रोकेमिकल्स पे, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी जो हमारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं वहाँ पर फर्टिलाइजर्स के बिना और केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है. सो इन द वेक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड फॉर एनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन. Pesticides, herbicides, fungicides are being increasingly used. These, incidentally, are also toxic to non-target organisms that are important components of the soil ecosystem. तो कई बार इस तरह के केमिकल्स जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से छुटकारा पाने के लिए यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, वो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट कर देते हैं. यानी वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं, टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते हैं. सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म को नहीं हटाएंगे जो कि नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि बेचारे जो इनोसेंट थे, जो हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स थे, साथ साथ उनको भी लपेट लेते हैं इस तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस. सो दे are also toxic to the non-target organisms, and these organisms are killed which were important components of the soil ecosystem. Do you think these can be biomagnified in the terrestrial ecosystems? We know that the addition of increasing amounts of chemical fertilizers can
इम्पैक्ट द इक्वेटिक इकोसिस्टम्स, जैसे कि यूट्रोफिकेशन में हमने देखा ही था. द करंट प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर आर देयरफॉर एक्सट्रीमली ग्रेव. तो एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स का यूज़ इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है और ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान इन केमिकल्स पे जो फार्मर्स हैं वो डिपेंडेंट भी हो गए, क्योंकि जो कन्वेंशनल फार्मिंग टेक्निक्स थी उनसे उतनी प्रोडक्टिविटी, उतनी यील्ड हमको नहीं मिलती थी जैसे कि अब मिल पा रही है. लेकिन ये सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट में परसिस्ट कर जाते हैं. मेन बात यही है कि जब हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड में इनकी ज़रूरत है उस समय पे तो चलो इन्होंने हमको फ़ायदा दे दिया, इन्होंने हमारा काम बनवा दिया, लेकिन उसके बाद ये डिग्रेड नहीं होते हैं और परसिस्ट करते रहते हैं, हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स को बाद में भी अफेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि उस एग्रीकल्चरल फील्ड से वाटर के थ्रू, स्ट्रीम्स के थ्रू निकल के बाहर जाते हैं और किसी वाटर बॉडी के पास पहुँच के उसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट का लेवल है, जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है, उसको इंक्रीज करते हैं. यूट्रोफिकेशन वहाँ पर कॉज कर देते हैं. तो एग्रोकेमिकल्स आर ऑल्सो परसिस्टिंग इन द एनवायरनमेंट एंड कॉजिंग डैमेज. इसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी आ जाती है रेडियो एक्टिव वेस्ट की. इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी वॉज हेल्ड एज अ नॉन पॉल्यूटिंग वे फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. पहले हमको लगा था कि न्यूक्लियर पावर एक बहुत ही अच्छा नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, बिजली कैसे बनती थी, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके. थर्मल पावर प्लांट में कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कोल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं. तो जब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हमें पता लगा, हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हम बिना पोल्यूशन किए हुए, बिना फॉसिल फ्यूल्स का कंबस्शन किए हुए बिजली बना पा रहे हैं. बट लेटर ऑन इट वॉज रियलाइज्ड द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज टू वेरी सीरियस inherent problems. The first is accidental leakage, as occurred in the 3 Mile Island and Chernobyl incidents, and the second is safe disposal of radioactive waste. पहली बात तो अगर ये substances लीक हो जाते हैं तो radioactive substances जो हमारे हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत हार्म पहुंचा सकते हैं, डायरेक्टली उनके डीएनए को इम्पैक्ट कर सकते हैं, म्यूटेशन का कारण बन सकते हैं. और दूसरी चीज़ कि एनर्जी जनरेट करने के बाद हमारे पास जो वेस्ट रह जाता है, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट भी डिस्पोज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. Radiation that is given off by nuclear waste is extremely damaging to organisms because it causes mutations at a very high rate. At high doses, nuclear radiation is lethal, but at lower doses, it creates various disorders, the most frequent of all being cancer. Therefore, nuclear waste is an extremely potent pollutant and it has to be dealt with utmost caution. तो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के बाद हमारे पास जो वेस्ट बच जाता है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, डायरेक्टली जेनेटिक लेवल पे चेंजेस इंड्यूस कर सकता है और सेल्स की ये कैंसर में भी ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकता है, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है. It has been recommended that storage of nuclear waste after sufficient pre-treatment should be done in suitably shielded containers buried within the rocks about 500 meter deep below the earth's surface. तो अर्थ के सर्फेस से बहुत गहराई पर जाकर, करीब 500 मीटर की गहराई पर जाकर हमें इस रेडियो एक्टिव वेस्ट को स्टोर करके रखना चाहिए, ये सलाह दी जाती है. However, this method of disposal is meeting stiff opposition from the public, क्योंकि अगेन जैसे कि हम लैंडफिल में रिस्क लेके चलते हैं कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अगर लीक हो गया और ग्राउंड वाटर तक पहुंच गया तो क्या होगा, और इसी तरह के रिस्क हमारे रेडियो एक्टिव वेस्ट के डिस्पोजल के दौरान भी हमें रहते हैं. तो यहाँ पर हमने देखा कि कितने अलग अलग तरह के कंटैमिनेंट्स ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरनमेंट में ऐड हो रहे हैं. सबसे पहले तो हमारे गाड़ियों में से, ऑटोमोबाइल्स में से, फैक्ट्रीज़ में से, इंडस्ट्रीज़ में से जो धुआं निकलता है, जो भी एमिट हो रही हैं गैसेस, चाहे अब पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में वो इम्प्योरिटीज़ हों या फिर गैशियस हों, वो हमारे एयर को पल्यूट कर रही हैं. तो हमारी एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको हम ब्रीद इन कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, ये पल्यूट हो गया. इसके अलावा नॉइज़ भी एक तरह का पोल्यूशन है. फिर हमने देखा कि वाटर बॉडीज़ को भी पोल्यूट किया जा रहा है, और अगर हमारी वाटर बॉडीज़ गंदी हैं तो कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू हमें भी अल्टीमेटली इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. तो कई सारे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस भी सीवेज के फॉर्म में या फिर इंडस्ट्रीज़ में से निकलने वाले इफ्लुएंट के फॉर्म में हम अपनी वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर रहे हैं. और इसके अलावा कई और तरह के वेस्ट भी हमारे पास हैं. सॉलिड वेस्ट जो कि हमारे घर से निकलते हैं, जो भी गार्बेज हम जनरेट करते हैं. इसके बाद ई वेस्ट हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं. सो देयर आर so many different kinds of undesirable substances, so many different kinds of contaminants that human activities are adding to the environment. अब इन वेस्ट मटेरियल्स के अलावा हमको देखना ये है कि ये गंदगी फैलाने के अलावा, अपनी एनवायरनमेंट को गंदा करने के अलावा ह्यूमन बींग्स ने और क्या क्या इम्पैक्ट अर्थ के नेचुरल एनवायरनमेंट पे डाला है, यानी हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ में और कौन से चेंजेस आए.
तो सबसे पहले जिसकी आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, जो सबसे चिंताजनक बात है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लेते हैं। आज ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसके और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और इसके अलावा क्या क्या चेंजेस ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ पे हो रहे हैं, आगे के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। The term greenhouse effect has been derived from a phenomena that occurs in a greenhouse. Greenhouse में क्या होता है? It looks like a small glass house and is used for growing plants, especially during winter. In a greenhouse, the glass panel lets the light in, but it does not allow the heat to escape. Therefore, the greenhouse warms up very much like inside a car that has been parked in the sun for a few hours. तो greenhouse का मतलब क्या होता है? अगर आप कांच का एक कमरा बना देते हो, कांच का एक चेंबर बना देते हो, तो सर्दियों में उसके अंदर गर्मी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कांच से जो सनलाइट है वो अंदर तो आ जाती है, लेकिन फिर ये ग्लास उसको बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करता, तो अंदर खूब सारी सनलाइट अक्यूमुलेट होने की वजह से, इतनी सारी सनलाइट आने की वजह से और फिर उसके एस्केप ना कर पाने की वजह से जो है अच्छा खासा एक वार्म एनवायरनमेंट बन जाता है। The greenhouse effect is naturally occurring phenomena that is responsible for heating the earth's surface and atmosphere. तो ऐसी ही कुछ कंडीशन हम अर्थ पे भी देखते हैं। सोचो, अगर सन की जो लाइट आ रही है वो साथ के साथ रिफ्लेक्ट होकर सारी वापस लौट जाए, तब तो अर्थ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अर्थ का सरफेस, अर्थ का एटमॉस्फेयर, सन में से जो लाइट आ रही है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है, उसको बाहर निकलने नहीं देता, पूरी तरह से एस्केप करने नहीं देता, और इसीलिए जो सनलाइट हम ट्रैप करते हैं उसी के कारण अर्थ पे भी एक वार्म कंफर्टेबल टेम्परेचर बना रहता है, जिसके कारण लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैस, अगेन ये कोई बुरा शब्द नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करने के लिए, एक ढंग का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए, वार्म टेम्परेचर बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट हो जाने देंगे, सारी सनलाइट को वापस चले जाने देंगे, तब तो अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो हर जगह हर समय माइनस में ही रहेगा। तो इसीलिए इट इज़ नेसेसरी फॉर हीटिंग द अर्थ सर्फेस एंड एटमॉस्फेयर। We would be surprised to know that without greenhouse effect, the average temperature at surface of Earth would have been minus 18 degree Celsius rather than the present average of 15 degree Celsius. तो सोचो, minus 18 डिग्री सेल्सियस अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता, और ये तो एवरेज है सब जगह का मिला के। कई जगहों पर तो इससे भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता अगर हम अर्थ में जो सन की रेज आ रही हैं उनको रिटेन ना कर पाते, उनको अपने पास रोक के ना रख पाते। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट इज़ नेसेसरी टू नो दैट द फेट ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट रीचेज द आउटर एटमॉस्फेयर इज द क्लाउड्स एंड गैसेज रिफ्लेक्ट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो भी अर्थ पे आ रही है सोलर रेडिएशन, जो सन की लाइट आ रही है, इसमें से 1/4 तो रिफ्लेक्ट हो जाती है जो भी गैसेज हैं या क्लाउड्स हैं उनकी वजह से, एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन अर्थ सर्फेस हीटिंग इट, व्हाइल अ स्मॉल प्रपोर्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो कुछ तो बादलों में और एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है। आधी रेडिएशन जो है अर्थ के सर्फेस पे पहुंचती है, अर्थ के सर्फेस को हीट करती है। अर्थ सर्फेस री एमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इनटू स्पेस एज एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एब्जॉर्ब अ मेजर पार्ट ऑफ इट। तो अर्थ पे ये जो हम सन की रेज को रिटेन कर पा रहे हैं, हीट को रिटेन कर पा रहे हैं, किसके कारण? क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी कुछ ऐसी गैसेस हैं जो इस हीट को, इस इंफ्रारेड रेडिएशन को एस्केप नहीं करने देती, इसको एब्जॉर्ब करके रख लेती हैं, और इसी के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ पे पॉसिबल हो पा रहा है। The molecules of these gases radiate heat energy and a major part of it again comes to Earth's surface, heating it up once again. तो इस तरह से बार बार सन की रेज को, जो कि बाहर जा रही थी, रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट रही थी, उनको रोक रोक के अर्थ के सर्फेस पे भेजा जाता है, और इसी तरह से अर्थ का सर्फेस हीट अप हो जाता है, वार्म रहता है। This cycle is repeated many a times. The above mentioned gases like carbon dioxide and methane are commonly known as greenhouse gases because they are responsible for greenhouse effect. तो यहाँ पर आज ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि सन से आने वाली हीट को पकड़ के रखने में, रिटेन करने में हमारी हेल्प करती हैं, और उसको वापस रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं जाने देती। इसमें मेन रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। 60% समझ लो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास मीथेन, तो 20% मीथेन को लेके चलो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 14% रोल प्ले करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और बाकी 6% समझ लो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का, N2O का। तो ये इस तरह से पाए चार्ट में हमारी NCERT बुक ने बताया हुआ है कि कौन सी गैसेज एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हैं। अब अगली बार हम समझेंगे ये कि
ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि अर्थ पे लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, अर्थ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस को नॉर्मल बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, आजकल इतना ज़्यादा डिस्कशन में क्यों आ गया है? क्योंकि ये काम तो हमेशा से ही चल रहा है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है हमेशा से इस तरह से जो हीट को है, इंफ्रारेड रेडिएशन को है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब आजकल इसमें क्या अंतर आया है, किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाया है या अफेक्ट किया है, ये सारी बातें अगली बार डिस्कस करेंगे और ओजोन लेयर के बारे में भी बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली बार।